Hello everyone, I hope you're all fine. Before this lecture, we have discussed Lao, the sage, and along with Lao, we have discussed Confucius, and today we'll talk about Buddha, Buddha the sage. As you can see on the screen, Siddhartha Gautama Buddha is what he was famous as Buddha. He is certainly an archetype, and we've already defined what an archetype is. So he is considered to be, means archetype certainly. The archetype of Buddha is a major source of meaning and purpose for 2 billion people all over the world. तो बुद्धा के सेज होने से और मोर देन सेज होने से we cannot deny. और बुद्धा का जो मीनिंग है वो एनलाइटेंड वन और अवेकन्ड भी कंसिडर किया जाता है. तो अगर हम बुद्धा की लाइफ को देखें तो बहुत सारी जो क्लैरिटीज हैं चीज़ों के बारे में वो हमारे सामने आ सकती हैं. और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बुद्धा की जो लाइफ है वो एक स्ट्रगल है, स्ट्रगल टू फाइंड ट्रूथ. जैसे कि दुनिया की जो भी फिलॉसफी है उसकी जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल टू फाइंड ट्रूथ. तो बुद्धा ने भी इंसान की लाइफ, इंसान क्यों है, कैसे है, लाइफ का पर्पस क्या है, उसको जानने की कोशिश की. लेकिन इससे पहले कि हम बुद्धा की फिलॉसफी की तरफ जाएं, आप ये देख सकते हैं कि बुद्धा के जो सर्कमस्टांसेस थे जिनमें वो पैदा हुआ वो कैसे थे. तो बुद्धा की जो बर्थ है वो एक वेल्दी खानदान में हुई. और वो मीन्स एज द सन ऑफ अ प्रिंस और राजा, वो बुद्धा नेपाल में, जो आज का नेपाल है, वहाँ पे वो पैदा हुआ. So he was very intelligent man, talented student, athlete, all these qualities Buddha had. और उसके साथ साथ बुद्धा को हर एक तरह की लाइफ की फैसिलिटी अवेलेबल थी. और उसमें इसी वजह से उसको ये कहते हैं कि he became hedonist and a womanizer, और at 16 he married his cousin. तो वो एक एक्सट्रीम देख रहा था लाइफ की, वो जो प्लायर सीकिंग, और उसको वो देख रहा था. तो वो इस प्रोटेक्टेड आइसोलेशन में वो रहता था कि जहाँ पे उसे बाहर की दुनिया में क्या क्या हो रहा है ही डिडंट नो अबाउट दैट. और शायद उसको उस वक्त कंसर्न भी नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है. और उसके पेरेंट्स ने उसे लाइफ की जो अगलीनेस है उससे बहुत दूर रखा हुआ था, और वो उसको प्रोटेक्ट किया हुआ था, शील्ड किया हुआ था. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइफ की अगलीनेस है, जिसको आम तौर पे जो कॉमन ह्यूमन बींग्स हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, वो जो देखते हैं, वो अगलीनेस जो हैप्पी प्रिंस ने देखी जब वो उस अपने पैलेस में रहता था. तो सारो वाज नॉट अलाउड टू एंटर. उसने उस दुनिया को नहीं देखा था जो बाहर की दुनिया. ही डज नॉट हैव एनी कंसर्न विद विद द वर्ल्ड आउटसाइड. उस वर्ल्ड की अगलीनेस उसने नहीं देखी थी. और बुद्धा ने भी इसी तरह से उस लाइफ की जो अगलीनेस है वो नहीं देखी थी. और उसके पेरेंट्स ने उसे पॉवर्टी, हंगर, सिकनेस, ओके, इन चीज़ों से या इन कॉन्सेप्ट से बहुत दूर रखा हुआ था. पॉवर्टी और हंगर से तो वो दूर ही था, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ भी, इवन जब व्हेन यू आर जस्ट लिविंग लाइफ फुली, यू डू नॉट नो, एटलीस्ट यू कॉन्शियसली डू नॉट थिंक अबाउट डेथ. ये शायद आप ये समझते हैं कि एस्केप इज पॉसिबल. और वो लग्जरी और प्लेजर उसने अपनी लाइफ में क्या किया, उसी को देखा. लेकिन आमतौर पे ये कहा जाता है कि बुद्धा जो था वो कंटेंट नहीं था उसके साथ. यू कीप ऑन जस्ट फीलिंग वन थिंग, और यू कीप ऑन ऑब्जर्विंग वन थिंग. तो उस ऑब्जर्वेशन में हमेशा आप उस ऑब्जर्वेशन के साथ कंटेंट. some people they are very much content with that situation. वो तो उसी में रहते हैं. like most of the rich people in the world, they do not know what misery is, और वो जानना भी नहीं चाहते कि वो मिजरी क्या है. वो दूसरी पिक्चर को वो जानना ही नहीं चाहते. वो इंटेंशनली उससे वो दूर रहते हैं. लेकिन बुद्धा जो है, ओके, उसमें क्यूरोसिटी थी, रिबिलियननेस थी. इस वजह से वो घर से बाहर निकला. और कहा जाता है कि वो जो सीक्रेट ट्रिप्स थे आउटसाइड द पैलेस, जो नियर बाय सिटी में, वहां पे उसको 4 साइंस कहा जाता है, जिससे बुद्धा ने इस दूसरी लाइफ के बारे में
वो जो लाइफ उसके पैलेस के बाहर की है उसको देखना उसने शुरू किया। और उसमें 4 जो साइंस हैं, उसने जो पहला साइन देखा वो एक होमलेस, एक जो उसने जिस उन उन साइंस ने उसकी लाइफ को ऑल्टर कर दिया या उसका कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को ऑल्टर कर दिया। तो नंबर 1 अ डेस्टिट्यूट एंड अ होमलेस बेगर। ओके, दिस वाज द वन साइन कि उसने वो बेगर्स, पॉवर्टी, जिंदगी में मुश्किलात, मिजरी उसने नहीं देखी थी। उसने उसको देखा तो उसने उसने ये रियलाइज किया कि लाइफ ऐसी भी होती है, ऐसी भी हो सकती है, या कुछ लोग ऐसी भी जिंदगी जी। अ डेड मैन बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर क्रिमेशन बाय वीपिंग मॉर्नर्स। और ये भी हकीकत कि फॉरएवर देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू लिव फॉरएवर, तो जाना भी है। एंड देन अ डिजीज्ड एंड हैंडीकैप्ड पर्सन, जो लाइफ में जो डिजीज है, जो जो सफरिंग है, उसको उसने देखा। तो जो फोर्थ थिंग है वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो आगे आ जाएगी कि चौथे कौन सा साइन था जिसको बुद्धा ने देखा और उसकी लाइफ में चेंज आया। उसने डिफरेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करना क्या किया, स्टार्ट किया। तो बुद्धा क्योंकि सीकर था, वो चीज़ों को देखना चाहता था, वो चीज़ों चीज़ों की डेप्थ तक वो पहुंचना चाहता था। तो अब उसने इन इन साइंस से कुछ देखा और अब उसने ये रियलाइज किया कि ग्रीफ हैज इट्स ओन पावर, जिसको वो अपनी लाइफ में उन प्लेयर्स में जिनकी तरफ वो अटेंशन नहीं दे रहा था। लेकिन क्या लाइफ में आपको इग्नोरेंस हमेशा प्रोटेक्ट कर सकती है कि आप उस तक ना पहुंच सके? क्योंकि आपने सारी लाइफ, अगर बुद्धा भी अपनी सारी लाइफ उस इग्नोरेंस में गुजार देता कि देयर इज नो पॉवर्टी, देयर इज नो सफरिंग, देयर इज नो मिजरी एंड इवन देयर इज नो डेथ, जब वो उस सर्कमस्टांसेस में वो रह रहा था, तो वो क्या लाइफ के अगर एंड पे ये रियलाइज करता कि आई एम गोइंग टू डाई, तो उसको वो क्या पछतावा होता कि मैंने तो कभी इस बारे में सोचा नहीं, मैंने तो जिंदगी वैसे गुजारी ही नहीं। तो वो जो उसकी रियलाइज, वो इग्नोरेंस कभी भी वो उसके लिए बहुत टॉर्चरिंग सिचुएशन होती। दैट इज वाई इग्नोरेंस आपको फॉरएवर उस नॉलेज से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, और जब आप उस चीज का नॉलेज होता है देन यू आर इन मिजरी अगेन। तो यहाँ पर वो जो उसकी सेल्फ इंडल्जेंट लाइफ थी या अनप्रोडक्टिव जो लाइफ थी, वो उसमें मीन कि अनप्रोडक्टिव और सेल्फ इंडल्जेंट जो लाइफ है वो बेसिकली आप कहीं ना कहीं वो बॉर्डम क्रिएट आपके अंदर करती है। तो बुधा फेल्ट और सिद्धार्था ही फेल्ट ही वाज कंपेल्ड टू स्टे आउटसाइड। और वो जो वेल्दी फैमिली के जो प्लेयर्स थे, ओके, वो उसमें वो डिस्कम्फर्ट फील करता था, ही वांटेड टू नो समथिंग मोर देन दैट। अब उसने एक जो उसका सर्वेंट था, मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, आप अगर आप देखते हैं या आप स्टोरीज में जो पढ़ते हैं कि जो इल्म जो है या नॉलेज जो है या विजडम जो है, वो उनसे उन लोगों से भी वो हासिल कर लेते हैं जिन लोगों के बारे में आमतौर पे ये कंसिडर नहीं किया जा सकता कि ये भी वाइस हो सकता है। या आमतौर पे हमारी जो हम क्योंकि अपीयरेंसेस में रहते हैं, तो अपीयरेंसेस में हम लोगों की अपीयरेंस को देखते हैं, he cannot have that much knowledge, he cannot talk about the philosophy of life and all other। तो बुद्धा को अपने जो छन्ना, ओके, मे बी हम प्रोनाउंसिंग इट राइट, जो हायर्ड कंपेनियन था और चैरिटियर था, उससे उसने क्या कहा बुद्धा को, उसने उसने बुद्धा को ये कहा, जब बुद्धा ने उससे पूछा कि जो बुद्धा लाइफ के बारे में जो उससे क्वेश्चन करता था, वो लाइफ जो उसके उस पैलेस से बाहर है, जब उसके बारे में वो क्वेश्चन करता था, तो उसने उसे रिप्लाई क्या दिया, विद ग्रेट सैडनेस एंड रिजिग्नेशन, यस मास्टर, देयर इज नो एस्केप, ओल्ड एज, सिकनेस, डेथ, सच इज द लॉट ऑफ ओल्ड मैन। ये तो है इंसान की किस्मत में है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की, वो लैंग्वेज ने बुद्धा की आंखें खोल के रख दी। वो अनअवेयरनेस की लाइफ वो गुजार रहा था, वो इग्नोरेंस की वो लाइफ वो गुजार रहा था, और उसके लिए अब प्लेयर उस तरह से नहीं थे। उसकी एंजाइटी विद द पैसिव टाइम बढ़ती गई, एंड certainly he has started thinking about suffering, disappointment, sadness, and loss, because he has started thinking there is no escape, there is no absolute escape from these things। और अब जब कोई बच नहीं सकता इन चीजों से, सफरिंग से कोई नहीं बच सकता, डिसअपॉइंटमेंट से, सैडनेस से, मिजरी से, लाइफ की लॉस से कोई नहीं बच सकता। तो बुद्धा ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपनी फिलोसफी में वो डील करेगा, व्हाट इज दैट, इफ नो वन एस्केप्स व्हाई बी बॉर्न एट ऑल।
कि फिर अगर कोई बच ही नहीं सकता इन चीज़ों से, तो हमारी उस पैदाइश हमने पैदा होना ही क्यों है, या हमारी उस पैदाइश का मकसद क्या है? How could any woman want to give birth knowing what awaited her child? Okay? And the same is the question uh, I have raised in my play, the important, वो भी यही है कि अगर आप इस मिजरी से, इस तकलीफ से, इस दुख से बच ही नहीं सकते, तो पैदा होना ही क्यों है? ओके, तो यही बुद्धा भी सवाल कर रहा है कि कोई औरत किसी को बर्थ कैसे दे सकती जब उसे पता है कि उसके बच्चे के लिए दुनिया में क्या आ रहा है, क्या क्या होने वाला है। ओके, तो अब कोई भी बुद्धा के इन सवालों का जवाब देने के लिए सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं थी किसी के पास, ये सवालों के जवाब देने का नॉलेज नहीं था, तो बुद्धा ने क्या सोचा कि मैं खुद उस इल्म को ढूंढने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। ओके, तो अब यहाँ पे अभी ये जर्नी है उसकी, बुद्धा की जो जर्नी, और अगर आप इस जर्नी को किसी फिक्शनल फॉर्म में आप देखना चाहते हैं, तो हरमन हीस, वन ऑफ द ग्रेट जर्मन राइटर्स, उसमें उसने, हरमन हीस ने जो नॉवल लिखा सिद्धार्था, इट इज आल्सो देयर अवेलेबल इन ट्रांसलेशन दैट नॉवल, और इंग्लिश में भी उसकी ट्रांसलेशन जो है वो मौजूद है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं और आपको फर्दर आपका जो नॉलेज है सिद्धार्था, क्योंकि बुद्धा का जो नेम था वो सिद्धार्था था, जर्नी जर्नी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, जर्नी टुवर्ड्स सीकिंग द आंसर्स ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, वो जर्नी वहां पर हमें नजर आती है। और उस नॉवल का इट इज अ वेरी डिलाइटफुल रीडिंग, आप उसको अगर पढ़ेंगे तो सर्टनली बुद्धा के बारे में आपके माइंड में जो फर्दर जो एक इंफॉर्मेशन है वो आएगी, या बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड आपको पता चलेगा कि एक स्पिरिचुअल जर्नी एक बंदा करता कैसे है, और उसमें कौन कौन सी मुश्किलात उसको आती हैं। और नॉलेज को अल्टीमेट चीज नहीं है कि यू जस्ट रीच समवेयर और फिर आपको वो नॉलेज आ जाए, बल्कि या आप किसी नॉलेजेबल पर्सन के घर पैदा हो गए तो आपको नॉलेज आ जाए, या आप किसी एक मजहब में पैदा हो गए जिसमें सारे वाइज लोग थे, तो आपने भी वो रॉब पहन लिया मजहब का, तो आपके पास वो नॉलेज आ जाए। नाउ मींस इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो अब मीन्स वॉकिंग आउटसाइड द पैलेस ग्राउंड वन डे, तो वहां पर बुद्धा ने एक असेटिक को देखा। असेटिक की डेफिनेशन यू कैन आल्सो लुक एट द स्क्रीन, an individual who turns away from pleasure and severely limits all sensual appetites in order to achieve salvation or peace of mind. तो असेटिक्स हर एक उस रिलीजन में आमतौर पे पाए जाते हैं, वेस्टर्न ट्रेडिशन में जिनको आप राहिब का नाम जो है वो देते हैं वो है, और भी असेटिक्स जो है वो मॉन्क्स, ओके, वेरियस कल्चर वो असेटिक लाइफ को क्या करते हैं गुजारते हैं, जिसमें लॉन्ग आवर्स प्रेयर, फास्टिंग, लिविंग ऑन प्लेन फूड और वेयरिंग सिंपल क्लॉथ्स ये रहते हैं। ओके, इसी तरह से when John the Baptist or Jesus went into the desert and fasted, lived on locusts, honey, water, they were going through ascetic trials। वो रिचुअल्स होते हैं, हर जो asceticism है उसके जो है वो रिचुअल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो when just Siddhartha looked closely in the face of the wandering monk, he was astonished to see serenity, purpose and detachment। वो फोर्थ साइन था, उसने वो तो चीजें देखी, वो डेस्टिट्यूट मैन एंड डिजीज और हैंडीकैप पर्सन, लेकिन उसके साथ ये फोर्थ है। तो उसने देखा कि ये आदमी जो एक सादा सा लिबास पहने है, उसके चेहरे पर एक सुकून है, एक मकसद है, एक दुनिया से वो उसने अपने आप को एक इलादा रखा हुआ है। ओके, दुनिया से उसने अपने आप को डिटैच किया हुआ है। तो ये this experience was the last of the four signs, and here finally was the promise of escape from suffering। Okay, so through self-discipline and a program for resistance to the ego's cravings and fears। अब ये है कि बुद्धा ने ये जाना कि सिर्फ मिजरी और ये चीजें दुनिया में मौजूद नहीं है, बल्कि उन चीजों से आप स्केप भी कर सकते हैं। इसी वजह से बुद्धा ने न सिर्फ मसाइल के बारे में बताया, ओके, जब बुद्धा ने कहा कि सब दुख है, तो मसाइल के बारे में तो उसने बताया कि सब दुख है, लेकिन बुद्धा ने उसका सोल्यूशन भी बताया, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड सेज। तो यहाँ पे बुद्धा कंक्लूडेड दैट ही मस्ट लीव द सिक्योरिटी ऑफ हिज होम एंड लिव एज अ monk, homeless with only a simple robe and beggar bowl। He would go to the wisest sages no matter how far and difficult the journey। He would find someone to tell him the answers to life's most basic questions। और what are those basic questions? ये important है, बुद्धा ने इन्हीं क्वेश्चंस को
के आंसर्स ढूंढने की जर्नी की, इन्हीं को सीख करने की कोशिश की। वाई लिव इफ सफरिंग इज इनएस्केपेबल? इज इट पॉसिबल टू बी हैप्पी इन द फेस ऑफ इनएविटेबल सिकनेस, ओल्ड एज एंड डेथ? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ? ये वो बेसिक क्वेश्चंस थे जिनको बुद्धा ने ढूंढने की कोशिश की, और काफी हद तक बुद्धा इसमें कामयाब भी हुआ। तो अब वो अपना, बुद्धा की जो जर्नी है आगे, वो मुख्तलिफ जगहों पे वो घूमता रहा। ओके, कुछ सीकर्स भी उसके बने। So for 6 years, okay, he meditated, fasted and concentrated daily on his original question. Okay, वो करता था। लेकिन ये इश्क नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये जो लाइफ है, इसमें ये नहीं होता कि आपने एक जर्नी स्टार्ट की, जैसे कि श्रीमस हिनी अपने पर्सनल हेलिकन में कहता है कि वो लेयर्स हैं, उन ट्रूथ तक पहुंचने के लिए या उन सर्टन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने के लिए ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन बैठें और मेडिटेट करें और दुनिया की जितनी मिस्ट्रीज और राज हैं वो आप पर क्लियर और अफशां हो जाए, एंड यू नो यस दिस इज द रियलिटी। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो बुद्धा को टाइम लगा इनको इनको ढूंढने में, 6 years। एंड आफ्टर 6 years, okay, उसने अपनी बहुत सारी जो फिजिकल एपिटाइट्स हैं, वीकनेसेस हैं, उसने उसको काबू पा लिया। लर्न हाउ टू कंट्रोल द मैड मंकी ऑफ द माइंड। ओके, तो सर्टेनली बुद्धा वाज अगेंस्ट द वेस्टर्न अप्रोच टुवर्ड्स रियलिटी, जो रैशनल अप्रोच टुवर्ड्स रियलिटी, ओके, उसको जानने के लिए। तो बुद्धा उसके अगेंस्ट था। तो बुद्धा को आंसर तो नहीं मिला अभी तक, लेकिन उसने अपनी एफर्ट जो है वो जारी रखी। उसने अपनी सबड्यू, जो उसने अपनी बॉडी को सबड्यू करने की कोशिश की, तो सिद्धार्था नियरली डिस्ट्रॉयड इट। अभी सिद्धार्था का वर्ड इसलिए यूज हो रहा है कि अभी सिद्धार्था बुद्धा बना नहीं है। ओके, तो वाइजेस्ट अभी हुआ नहीं, उसे वो एनलाइटन रास्ता मिला नहीं है, तो इसीलिए वो सिद्धार्था ही है, अभी उसकी जर्नी कंटिन्यू है। सो ही इज सपोज्ड टू हैव सेड, ओके, ये कहते हैं कि बुद्धा ने ये कहा कि व्हेन आई टच्ड माय स्टमक आई फेल्ट माय बैकबोन। इतना वो एक्सट्रीम सेटिसिज्म जो था, उसने उसको एक वेस्टेड शेल बना दिया। तो अब इसका जो इमेज आप देख रहे हैं अपने साथ, तो वो बुद्धा का ये इमेज आमतौर पे हमें मिलता है कि जहाँ पर हमें उसकी जो स्किन है वो उस तरह से, मसल्स वो नजर ही नहीं आते, उसके बोन्स ही बोन्स हैं जो हमें उसमें यहाँ नजर आती है, उसकी जो स्किन है वो हमें नजर नहीं आती। तो उसने अब यहाँ पे बाद में बुद्धा ने ये रियलाइज किया, ओके, कि अगर मेरी बॉडी खत्म होगी तो जो मेरी स्पिरिट है वो तो मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। इट मींस बॉडी इज नेसेसरी फॉर स्पिरिट। ओके, तो उसने बॉडी को भी ये वो करना है। सो ही रियलाइज दैट ही मस्ट ऑनर द स्पिरिट बाय ऑनरिंग द बॉडी दैट हाउसेज इट। ओके, तो वो स्पिरिट का जो है वो घर है उसकी बॉडी, और उसको संभालेगा तो वो वहां पर रहेगी। So the lesson was clear. This lesson was, what was the lesson? The way cannot be found by either indulgence or denial. ना मुकम्मल तौर पे आप उस एक्सट्रीम पे जाके, जो बुद्धा जिस लाइफ को जी रहा था उसमें आप रास्ता, और ये वही वे है जिसकी हम पहले बात करते हैं, जिसको हमने ताओ कहा, वो ताओ तक वो वे, वो पाथ ढूंढने के लिए जर्नी इज नेसेसरी। और बुद्धा ने क्या कहा कि वो इंडल्जेंस नहीं है, इंडल्जेंस में भी आप नहीं पा सकते और मुकम्मल तौर पे डिनाइल में भी नहीं पा सकते, जो अभी वो कर रहा है। वी मस्ट वॉक अ मिडिल पाथ। मिडिल पाथ, ये बाकी जो हमारे पास सेजेस थे, कन्फ्यूशियस ने भी मिडिल पाथ की बात की, और यहाँ पर सिद्धार्था ने भी बात की। तो जब सिद्धार्था ने ये सब को छोड़ दिया तो उसके फेलो मंक्स जो थे वो कहते थे नहीं, सिद्धार्था जो है वो पहले तो विल पावर और स्ट्रेंथ उसके अंदर थी, और अभी उसने बॉडी को दोबारा से खिलाना पिलाना शुरू कर दिया है, तो दिस इज नॉट ऑल राइट। लेकिन बुद्धा ने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि बुद्धा का मकसद ट्रूथ ढूंढना था। बुद्धा का मकसद लोगों की बातें सुनना नहीं था। तो लोगों की बातें अगर आपके ट्रूथ के रास्ते को रोकती हैं, तो आप उन लोगों की बातों को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करेंगे, तो तब आप ट्रूथ के रास्ते पे। अगर आप अपने सेल्फ, क्योंकि बुद्धा तो आई और मी के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि आई और मी ही बुद्धा के हिसाब से प्रॉब्लम्स की एक क्या है, एक रूट है। तो अगर आई और मी रहेगा तो आप रहेंगे। जैसा कि मौलाना रूम भी यही कहते हैं कि दो अगर लवर्स हैं, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो मौलाना रूम की वो हिकायत के जिसमें वो लवर जो है वो अपनी बिलवर्ड के दरवाजे पे आता है, तो वो पूछती है कौन है, तो कहता है मैं हूँ। ठीक है, तो वो कहता है कि वो कहती है कि जब ये मैं रहेगा
तब तक ये तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि तुम तो कायम हो अपने आप में, तुम कायम हो। तो मोहब्बत तो मिटाने का नाम है, अपने 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 मैं को मिटाने का नाम है। तो तुम जब तक ये मैं जो है ना वो उसमें नहीं मुंतकिल हो जाती कि जहाँ पे उस सिचुएशन में नहीं आ जाती कि जहाँ पे ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, तो तुम्हारे मोहब्बत के दावे झूठे हैं। तो दैट इज व्हाट कि बुदा जो है वो दूसरों की फिक्र या उनकी ओपिनियन की फिक्र वो नहीं करनी जब आपने उस जर्नी में जाना है। सो वी मस्ट स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ अस एंड क्विट ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल if we are ever to find wisdom. This is what Buddha says. तो अब यहाँ पे उसने ये समझा कि जो वो रास्ता जो उसने अपनाया था, जो अपने आप को भूखा रखने का और विल पावर और स्ट्रेंथ, वो वो रास्ता उसको शायद वाइज बनाने से रोकता है। ओके, तो अब यहाँ पे बुद्धा जो है वो फर्दर ओके अपनी लोनली वो वॉन्डरिंग में आ गया। ओके, जब वो मीन ही वाज 30, तो फिर उसने अपने आप को एक एक ट्री के अंदर, यूजुअली या फिग ट्री के अंदर वो मेडिटेशन जो है वो करता था, जहाँ पे उसे एक बाउल जो है एक फीमेल ने दिया, जिसने ये कहा कि उसने उसको विजन में देखा है, अपने अपने ड्रीम में उस तरह से देखा है, और वो उसने यही देखा है कि एक आदमी ये दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। और बहुत सारे बाकी लेजेंड्स हैं वो बुद्धा के बारे में बताए जाते हैं कि बुद्धा की जो पोर्शन है मीन्स के खाने पीने की और उसके बैठने की और उसकी डिफरेंट जो रिचुअल सेरेमनीज हैं उनको जो है वो करने की, तो वो बुद्धा जो है वो वहाँ पर उस पोस्चर में, मीन इसी पोस्चर के बुद्धा के बहुत सारे स्टेचूज भी बने हुए हैं। तो अब जब उस पोस्चर में बुद्धा देर तक रहा, क्योंकि बुद्धा ने क्या कहा था कि हेयर आई शैल रिमेन अंटिल आई एम आंसर्ड और आंसर, वो मोमेंट बुद्धा जो है वो तलाश कर रहा था। वो बुद्धि जो ट्री था जिसको ट्री ऑफ विजडम कहा जाता था, उसके नीचे बैठ के बुद्धा जो है वो उन चीज़ों को देखने की, उन चीज़ों को समझने की, रियलिटीज को समझने की जो कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि द अवेकनिंग केम, द मोमेंट ऑफ ओके रेवलेशन यू कैन से, जो एक 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 उसकी शक्ल होती है, एक एक इल्म जो उतरता है आपके ऊपर। ओके, तो व्हाट बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रिफर्स टू एज द ग्रेटेस्ट इवेंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। तो वो जो ग्रेटेस्ट इवेंट है, तो वो ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ और वो बुद्धा ने रियलाइज किया। ओके, तो यहाँ पर उसका जो नेम है सिद्धार्था गौतमा है ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अ स्पॉइल्ड पैम्पर्ड यंग मैन इनटू द वन हु हैड अवेकन्ड द बुद्धा। अब यहाँ पे वो बुद्धा का टाइटल उसको जो है वो मिला। ओके, तो यहाँ पर अब किसको हम बुद्धिस्ट टीचिंग में किसको हम बुद्धा जो है वो कहते हैं, या किस तरह से उसने बुद्धा को क्या रियलाइजेशन हुई, उसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो अब बुद्धिस्ट जो टीचिंग है हमारे पास, वो हमें ये कहती है कि शायद ये जो अवेकनिंग का जो मोमेंट है इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल काम है, क्योंकि जो अवेकनिंग का मोमेंट है वो बियॉन्ड द रैशनल बाउंड्रीज वो है, और उसको आप उस तरह से अंडरस्टैंडिंग कर सकते, आप एक्सपीरियंस कर सकते। और बुद्धा ने क्या एक्सपीरियंस किया, दैट एवरीथिंग इज वन, द होल यूनिवर्स is a system of interconnected, inseparable parts, rich and complex, composed of all varieties of life, forever moving from one form to another. Okay, so this was what we say, this was the awakening. ये बुद्धा ने उसको रियलाइज किया, और certainly the Buddha didn't arrive at this perspective intellectually. वो क्या कहता है कि उसने इंटेलेक्चुअली नहीं सोचा, नहीं, he saw it all at once in what we in the West means, or we people जो वेस्टर्न फिलोसफी वाले जो लोग हैं, they call them a mystical vision. और बुद्धा ने ये रियलाइज किया कि ये जो एक्सपीरियंस है उसका, इसको सिखाया नहीं जा सकता, और ये रीजनिंग से आप इसको नहीं सीख सकते, और आप सिर्फ ब्लाइंड फेस से भी इसको आप रियलाइज नहीं कर सकते, बल्कि आप अब जब वो पर्सनल जो मेंटल डिलीजेंस है उससे जब आप छुटकारा पा के एक ऐसी स्टेट में जाते हैं, तो वहां पर आप इस मोमेंट को रियलाइज कर सकते हैं। सो ओनली बाय द ग्रेटेस्ट एफर्ट कुड एन इंडिविजुअल अचीव रिलीज फ्रॉम
release from suffering. So the price of wisdom is love of the whole rather than love of any one part, okay, including especially ourselves. तो वो सफरिंग से निजात का जो जरिया है एक तरह से वो क्या है कि आपने सिर्फ अपने आप से या पार्ट से मोहब्बत नहीं करनी बल्कि आपने होल से मोहब्बत करनी है. ओके, सो दी होल दैट इज इम्पोर्टेंट. वो कुल जो है ओके उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आता है. ओके, तो सिद्धार्था की ये स्टेट ऑफ ब्लिस थी जिसको अटर डिटैचमेंट जिसको निर्वाणा कहा जाता है. अब निर्वाणा की डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो नाहिलेशन ऑफ द ईगो, ईगो को मुकम्मल तौर पे आपने वो जो मैं है ओके सो अ स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस और डू नथिंगनेस, अ स्टेट ऑफ ब्लिस, प्योर कॉन्शियसनेस दैट लीड्स टू रिलीज फ्रॉम सफरिंग व्हाइल रिमेनिंग कॉन्शियस. ओके, ये वो बुद्धा का जो लेसन था. और एजेंट्स ये भी कहते हैं कि the Varyas trembled while waiting for his decision. At last, the great Buddha heart of infinite compassion prevailed. So अब ये है he who awake Buddha, he became Buddha, he who awake, he who became aware. Okay, so this helpful part of him is sometimes referred to as the walking Buddha. Okay, the man who wandered about once more, only now as a teacher rather than a seeker. अब उसने ये कहा कि उसने जो ट्रूथ है वो जान ली है. ओके, और जो अब उसने ट्रूथ लोगों को बताना है. ओके, तो अब वो जो लॉस्ट सोल्स हैं ओके अब वो उनको क्या करना है, उनको एक सच्चाई की तरफ लेके जाना है, एक रास्ता उन्हें दिखाना है. तो बुद्धा ने ये कहा कि मैं कोई सेवियर के तौर पे नहीं हूँ बल्कि मैंने एक रास्ता देखा है और उस रास्ते के बारे में लोगों को बताना है क्योंकि मैं भी बाकी लोगों की जैसे हूँ. तो उसने वो जो सुप्रीम बीइंग का जो कॉन्सेप्ट था वो या सेवियर का जो कॉन्सेप्ट था वो उसने अपनी टीचिंग से क्या कर दिया, निकाल दिया. तो उसके बाद वो जो डेथ ऑफ बुद्धा है उसके बारे में भी आप रीडिंग कर सकते हैं. वहाँ पर भी सर्टन रियलाइजेशंस हैं ओके कि आपने किस तरह से बुद्धा ने जो अपनी टीचिंग्स हैं उनको किस तरह से जो है वो क्या किया, फैलाया. जैसे कि बुद्धा को भी यही कहा जाता है कि उसको आर्म्स की शक्ल में एक ब्लैक स्मिथ के घर जब उसे खाना दिया जा रहा था तो सो देयर वाज अ पॉइजन. अब लेकिन बुद्धा ने किसी उसकी रिटेलिएशन की किसी के साथ की बात बुद्धा ने नहीं की यहाँ पर, बल्कि बुद्धा ने जो है वो क्या कहा कि ये एक ब्लेसिंग है. ओके, तो बाय दिस द बुद्धा मेंट दैट the blacksmith was blessed for having been the vehicle by which the Buddha would escape the wheel of suffering and attain nirvana. Okay, वो मुकम्मल तौर पे. So after sending this message, the Buddha crossed the river and resumed the lion's pose in a different grove. Okay, तो यहाँ पर बुद्धा ने अपना जो मैसेज था इंसानियत के लिए, मोहब्बत, कॉम्पैशन, उसको शो किया. तो यहाँ पर मीन्स सिद्धार्थ reassured his follower that change including death and decay. मतलब ये चेंज ये एक से आप दूसरी चीज में आप शिफ्ट हो जाते हैं. सो देयर इज नो इटर्नल व्हाट वी कॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ कि आप मर गए तो मर गए, बल्कि ये चेन है. सो इट इज यूनिवर्सल, नेचुरल एंड इनएस्केपेबल. So if it is universal, natural and inescapable, so there is no need to weep. So what Buddha says, do not weep, do not mourn, oh ye monk, the Buddha said. Okay, so as a mother, even at the risk of her own life, protects and loves her child, her only child, so let a man cultivate love without measure towards the whole world. Okay, ये बुद्धा का मैसेज था. Okay, कि जैसे मदर जो है वो सेल्फलेसली वो अपने बच्चे को बचाती है, तो दुनिया के बारे में भी आपने अबव, बिलो एंड अराउंड ओके अनस्टिंटेड, अनमिक्स्ड विद एनी फीलिंग ऑफ डिफरिंग और अपोजिंग इंटरेस्ट. क्योंकि जहाँ पे डिफरेंस आएगा वहां पर झगड़ा होगा. और यहाँ पे खलील जिब्रान की वो जो दो मंक्स होते हैं कि जो आपस में इकट्ठे रहते होते हैं, फिर एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं. जो उनके पास एक बाउल होता है तो वो कहते हैं कि किसका होगा.
ओके, तो अल्टीमेटली उस एक मटेरियल चीज उनके पास होती है जिसकी वजह से उनके दरमियान झगड़ा होता है। तो इसी वजह से जो डिफरिंग अपोजिंग इंटरेस्ट हैं वहाँ वो क्या है, इंसान के लाइफ में मिजरी की रूट है। दिस इज व्हाट बुद्धा सेज। सो लेट अ मैन रिमेन स्टेडफास्टली इन द स्टेट ऑफ माइंड, walking and sitting and lying down. Okay, so this state of mind is the best in the world. So after his death, okay, the टीचिंग ऑफ बुद्धा है वो ओरल ट्रेडिशन में आई, और फिर जो फर्स्ट सेंचुरी बीसीई में कुछ मॉन्क्स ने उसको, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बुद्धा के वर्शिपर्स हैं, ओके, वे ऑफ सिद्धार्था, तो वो आमतौर पर डेली मेडिटेशन तो वो सब कुछ करते हैं। पाकिस्तान में भी एक बुद्धिज्म के रिच आपको है कि रिलिक्स जो में पाए जाते हैं, आप उनको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बुद्धा ने जो है वो बेसिकली अपनी वो 3 बास्केट्स जो वो जिनको जिनको कहा जाता है, जिसमें रूल्स फॉर द मॉन्क्स हैं, बेसिक टीचिंग ऑफ बुद्धा है, और फिर जो है वो जो बुक्स जो बेसिकली जो कमेंट्री है उनके ऊपर वो जो लिखी गई, वो बुद्धा की टीचिंग्स के ऊपर बाद में क्या की गई, डेवलप की गई। और बुद्धा की टीचिंग्स में जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा है। ओके, और यहाँ पर एक साइड पे आप एक जो कोटेशन देख रहे हैं, अब ये कोटेशन है जो आपको वो सेल्फलेसनेस की तरफ, या वो कहते हैं कि दुनिया में जो जो एक बोन ऑफ कंटेंशन है, जो दुनिया में जो एक दूसरे वॉरिंग जो एक कंडीशन है, जिसको हमने पहले वो उस एरिया से रिलेट करते हैं वॉरिंग स्टेट्स का नाम दिया। सो हम यही कहते रहते हैं, ही अब्यूज्ड मी, ही बीट मी, एंड ही डिफीटेड मी, ही रॉब्ड मी। इन दोज हु हार्बर सच थॉट्स hatred will never cease। तो हम तो यही कहते रहते हैं, ओके, तो मुझे ये कर दिया, उसने मुझे ये कर दिया, उसको मैं ऐसे कर दूंगा, उसको मैं बदला लूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इंडिया की ऐसी की तैसी, इंडिया से पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, अमेरिका से चाइना की ऐसी की तैसी। सो पर तो आपको कहीं पर गो के बुद्धा की टीचिंग्स को हम परफेक्ट टीचिंग्स ऑब्वियसली किसी भी सेज को नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी हमें ये लगता है कि वेस्टर्न फिलोसफी से लोग इस तरफ इन सॉल्यूशंस के लिए वो आ सकते हैं, क्योंकि बुद्धा ने उसकी रूट जो है वो जो ईवल है, ईवल का जो रूट है बुद्धा ने हमें बताया। ओके, सो फॉर हेटर डज नॉट सीज बाय हेटेड एट एनी टाइम, हेटर सीजेस बाय लव, दिस इज एन इटर्नल लॉ, दिस इज व्हाट बुद्धा सेज। तो कर्म की यहाँ पर जो वो बात हो रही है, और कर्मा की अगर आप डेफिनेशन देखें तो व्हाट कर्मा इज, तो यहाँ पर according to Buddhist tradition, the law of moral causation, okay, moral cause and effect. It includes past and present actions and is not to be confused with fate or predestination. Good or bad karma results from our own actions. So ये बुद्धा का वो कॉन्सेप्ट था कर्मा के बारे में जो उसने दिया। ये जो कर्मा है, ये जो जो भी इंसान के साथ होता है, इसकी कोई एक्सटर्नल रीजन नहीं है। ये कोई डेस्टिनी नहीं है कि जो इंसान के साथ हो गया, उसके पास प्रेजेंट एक्शन सब मिलकर अल्टीमेटली आपका कर्मा क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो आपके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो आप रिजल्ट हैं किसी कॉज का। ओके, तो वो कॉज से आगे उसके कंसिक्वेंसेस है, कॉज से आगे उसके इफेक्ट्स हैं। तो अगर कॉज आप कमिट नहीं करेंगे तो उसके इफेक्ट्स सर्टनली नहीं होंगे। और ह्यूमन जो कंडीशन है वो इसी वजह से है कि वो जो उसमें पीस ऑफ माइंड नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग दे आर अल्टीमेटली अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चेन। वो अपनी सफरिंग से या उससे वो उस वक्त तक निजात हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे समझ ही ना आए कि उसकी सफरिंग की रीजन क्या है। So that is why he says, Buddha says, no one said the Buddha can escape the wheel of suffering who does not understand the causes of suffering. वो बुद्धा ने causes तो बता दी, he abused me, okay, so he defeated me। so यहाँ पे फोर ट्रुथ बुद्धा ने हमें बताए, the four noble truths। The Buddha's basic teaching rests on what are called the four. Number one, no one can deny that suffering is the condition of all existence। सब दुख है, okay? So suffering is the condition of all existence. Number one. Number two, suffering and general dissatisfaction come to human beings because they are possessive, greedy, and above all self-centered. And you cannot deny that whatever Buddha is saying is off the mark. Okay, it hits, okay, what you call the very mark। okay? वो exactly दुनिया में
जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैं, जो सफरिंग की, इंसान की, डिससेटिस्फेक्शन की, वो यही है। एंड देन इगोसेंट्रिज्म, मैं हूँ, मैं का एक जिन है जो बहुत बड़ा होके बैठा हुआ है। तो who can tumble down this egocentricism in human beings? No one can. और ये मैं की लड़ाई है। ओके, when Trump he says something, अमेरिका, ओके, तो वो अमेरिका को अबव एक जो है वो दुनिया में लेके हमारे सामने प्रेजेंट करता है। सेज के अमेरिका जो है वो तो दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। यही हिटलर ने कहा कि नाजीज जो है वो दुनिया में कुछ नहीं। यही इंडियन कहते हैं, इंडियन, जय हिंद, समथिंग लाइक दिस। लविंग वन कंट्री इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जो अगर वो एक्सेसिव जो लव है, ओके, वो के कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एक्सेप्ट लव, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक्सेस लव भी कभी कभी इंसान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये जो कंट्रीज है, जो जो आप कह सकते हैं ना कि जो हाइपर नेशनलिज्म है, वो भी दुनिया के लिए मिसाइल का बायस बन सकते हैं। सो इगोसेंट्रिसिज्म, पोजेसिवनेस एंड ग्रीड कैन हाउएवर बी अंडरस्टूड एंड ओवरकम, रूटेड आउट। बुद्धा ने ये कहा कि ये मसाइल है, लेकिन उसने कहा कि ओवरकम भी किए जा सकते हैं। सो this rooting out, this vanquishing can be brought about by following a simple, reasonable, eightfold path of behavior in thought, word and deed. वो eight path behavior की बात आगे आ रही है। So वो change of viewpoint will manifest itself in new outlook and new patterns of behavior. Behavior बदल जाएगा तो लाइफ में से सफरिंग क्या हो जाएगी। ये behavior का बदलना, जब ईगोसेंट्रिसिज्म को किल करेंगे, पॉजिटिवनेस को किल करेंगे, ग्रीड को। अब ये हो सकता है, ये नहीं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द सेज। ओके, सेज ने बता दिया कि तरीका ये है, रास्ता ये है। अब उस रास्ते को फॉलो करता है या नहीं करता, ये तो अब तो ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि फ्री विल तो बुद्धा वो बता रहे हैं ना कि कर्मा आपका तो वही है जो काज एंड इफेक्ट के तहत है, आप जो करेंगे वही भुगतोगे। ओके, तो कर्मा तो है, बुद्धा आपको रास्ता बता रहा है। तो रास्ता कोई ना फॉलो करे तो इट डजंट मीन कि रास्ते में मसला है। ओके, तो अब यहाँ पर बुद्धा ने जो रास्ता बताया आगे, उसने जो एट फोल्ड जो पाथ बिहेवियर जो बुद्धा ने यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर जो है वो आप फोर नोबल ट्रूथ्स को आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसको अगर हम नटशल में देखें, सो इन अ नटशल द बुद्धा टॉट दैट वी सफर बिकॉज वी आर पार्शियल टू आवरसेल्फ। ओके, हम हैं, मैं हूँ, और कोई नहीं है। So for example, I cannot be bored. Okay, so ये आप पर भी अप्लाई होता है टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि टीचर जो कह रहा है वो फजूल कह रहा है, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सो वी शुड प्ले पबजी और समथिंग लाइक दिस। तो अब यहाँ पर क्योंकि यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द पर्सन हु इज डिलीवरिंग यू द लेक्चर। ओके, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू। आप समझते हैं कि आप इम्पोर्टेंट हैं, और आपकी सेल्फ के अंदर कोई इंक्लूड कर रहा है और आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपकी वो क्या हो जाती है, हेट्रेड और सफरिंग स्टार्ट होती है। सो यहाँ पर क्या है, आई कैन नॉट बी बोर्ड लिसनिंग टू यू कंप्लेन अबाउट योर philosophy class, okay, for you can say time, unless I'm judging you or wishing you are talking about something interesting to me. Okay, तो मैं समझ रहा होता हूँ कि अगर ये फिलोसफी की क्लास मुझे बोर कर रही है, स्टूडेंट समझ रहा होता है, और मैं अगर समझ रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ये फिलोसफी की क्लास मुझे बोर कर रही है, और ये ऐसे फिजूल सी क्लास है, इट मीन्स कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। मी इज इम्पोर्टेंट, सो इट्स द मी दैट गेट्स बोर्ड। I cannot be envious of my attention, envious of the attention my parents give my brother without being greedy for more attention for me. अगर एक भाई को ज्यादा अटेंशन मिल रही है, तो अब मैं एनवियस उस वक्त होऊंगा जब मुझे पता होगा है मुझे नहीं मिल रही, मुझे इग्नोर किया जा रहा है। ओके, सो इफ आई वर नॉट ग्रीडी फॉर माई शेयर, आई वुड बी डिलाइटेड बाय हिज डिलाइट। उसकी खुशी में खुश होऊंगा, उसको मोहब्बत मिल रही है। ओके, वो हैप्पी प्रिंस में क्या कहता है कि चलो दुनिया में कोई तो खुश है। ओके, व्हेन यू लुक एट द स्टैचू द हैप्पी प्रिंस, द द मिजरेबल मैन जो उसके पास से गुजर रहा होता है, द डिजेक्टेड मैन। सो द मोर सेल्फ कॉन्शियस आई एम, द मोर नीड देयर इज टू सफर। जितने आप सेल्फ कॉन्शियस होंगे उतने ही आप क्या करेंगे, सफरिंग में मुब्तला होंगे। तो कंटेम्प्रेरी बुद्धिस्ट जो है कमेंटेटर्स हैं, फिलोसफी यूज द टर्म ईगो डिफरेंटली फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट। ओके, उनकी जो कॉन्सेप्ट ईगो का वो साइकोलॉजिस्ट से जो है वो डिफरेंट है। ओके, सो यहाँ पर जो है वो क्या है कि अ पर्सन हु इज टू मच, a person with
too much ego, thinks of himself or herself as unique or special in ways that emphasize differences. Okay, so the loss or annihilation of this false ego projection results in the emergence of the soul or the true self. So the Buddha nature तभी develop होगी जब उसको आप खत्म करेंगे, और वो आप सिमिलैरिटीज पर ज्यादा फोकस करेंगे और डिफरेंसेस पर आप कम फोकस करेंगे, और you act means acts from love rather than fear. Okay, helps rather than judges. Okay, so the bliss of nirvana comes from the annihilation of the self-consciousness, judgmentalism, and greed and fear that characterize ego. Okay, तो ये बुदा हमें जो है वो आगे 8-fold जो पाथ है मिसाइल है, और फिर 8-fold जो पाथ है वो बुदा हमें बताता है। उसमें उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 वाइटल कंपोनेंट्स में। एक फन्ना, okay, so if I'm pronouncing it right, I'm not exactly sure, I didn't check this. Okay, so you can call wisdom, and then right conduct, and then mental training. so उसमें जो फर्स्ट स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स वो रिलेट हैं उस विजडम के साथ, दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग। ओके, एंड देन सेकंड क्या है, राइट पर्पस। ये तो पहले आपने डेवलप करना है, फिर उसके बाद जो है आगे जो दूसरे जो स्टेप्स हैं उसमें हमारे पास कितने स्टेप्स आते हैं, देयर आर 3, 4 और 5। 3, 4, 5 कौन से हैं, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट एंड राइट लाइवलीहुड। एंड देन जो लास्ट वाला हमारे पास है वो कंपोनेंट, उसमें क्या है, राइट एफर्ट, राइट मीनिंगफुलनेस एंड राइट मेडिटेशन। और इसी को जेराल्ड हर्ड ने, जो एंग्लो इंग्लिश हिस्टोरियन था, उसने इसको फर्दर एलेबोरेट किया 8 पार्ट्स को उसी डिवीजन के साथ, लेकिन उसके फर्दर। ओके, फर्स्ट यू मस्ट सी क्लियरली व्हाट इज रॉन्ग, तो बुद्धा ने ये देखा। नेक्स्ट यू मस्ट डिसाइड दैट यू वांट टू बी क्योर्ड। अगर आपने इलाज का नहीं सोचना तो बस चीजें रॉन्ग ही रहेंगी। यू मस्ट एक्ट, नंबर 3, एंड स्पीक सो एज टू एम एट बीइंग क्योर्ड। वो बोलना है कि जिससे आपका इलाज हो सके। योर लाइवलीहुड मस्ट नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद योर थेरेपी। ये आप वो जिंदगी मटीरियल चीजों की तरफ अगर आप भागेंगे तो ये थेरेपी फिर पॉसिबल नहीं होगी। So that therapy must go forward at the staying speed, that is the critical velocity that can be sustained. वो आपने एक थेरेपी कायम रखनी है। थेरेपी छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली जब आप सिद्धार्था पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि थेरेपी छोड़े तो फिर अल्टीमेटली एक वक्त आता है आप दोबारा से उसी सिचुएशन में आ जाते हैं। यू मस्ट थिंक अबाउट इट incessantly, continuously आपने उस सिचुएशन को देखते रहना है। लर्न हाउ टू कंटेम्पलेट विद डीप माइंड। ओके, सो अल्टीमेटली इसमें आप जो है वो फर्दर वो जो स्टेप्स बताता है। सो द की टू द फर्स्ट स्टेप इज टू see fully. Okay, so the very steps begin, we admit we are powerless for alcohol and our lives are unmanageable. Okay, तो पावर तो अपने ऊपर आपने हासिल करनी है, तभी आप सल्वेशन की तरफ आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इन 8-fold पाथ को फर्दर भी आप देख सकते हैं, बिकॉज इट इज गेटिंग लॉन्ग। तो यहाँ पर जो बुद्धा की डेथ बेड स्टेटमेंट टू हिज मॉन्क दैट एंड्स परहैप्स समवन somewhere will not misunderstand me। तो बुद्धा का यही था कि मेरे इन रास्तों को क्या किया जाए, अपनाया जाए। ओके, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिमाइंड आवरसेल्फ दैट द 8-fold path is designed to change us by changing our way of seeing things, consciousness, changing our behavior and changing our emotions। ओके, तो अगर हम अपनी ये जो ईगोसेंट्रिक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है उसको अगर हम सबड्यू कर लेंगे, रिप्लेसिंग द सेल्फ सेंटर्ड मी विद द कंपैशनेट हार्ट, तो वो चीजें क्या होंगी, बेहतर होंगी। एंड इफ आई कैन चेंज द वे आई व्यू थिंग्स, आई हैव इन फैक्ट चेंज द वर्ल्ड। इस तरह से मैं देखता हूँ उससे वो दुनिया भी उसी हिसाब से क्या करेगी, बदलेगी। अब बुद्धा की जो लेगेसी है उसमें नेक्स्ट जो बात होती है, और बुद्धा ने ऑब्वियसली वो एक कॉम्पैशन, अवेयरनेस, हेल्पफुलनेस, ओके, वो इम्पोर्टेंट करार दी है उन चीज़ों से कि जो हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, वो सेकेंडरी उनकी इम्पोर्टेंस है, वो हो सकती है, लेकिन प्राइमरी इम्पोर्टेंस वो इन्हीं चीज़ों की है। और ये जो प्राइमरी इम्पोर्टेंस है, डजंट मीन कि ये जो वे है ये अल्टीमेटली आप के वही कोई इनहेरिटेंस में ये वे नहीं आने वाला। आपने एक रोब पहन के आप ग्रीड को और मैलिस को उसको आप खत्म नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो स्ट्रगल है। जो बुद्धा का रोब पहन के भी
आप इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक आप उस रास्ते पे ना चलें जो टीचिंग्स जो बुद्धा ने दी। और यही हर रिलीजन का मसला है कि यहाँ पर वो एक हमारे ऊपर एक लिबादा तो होता है उस रिलीजन का, मुस्लिम को देख के मुस्लिम या सिख को देख के सिख लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो जो टीचिंग्स हैं उनको हम फॉलो नहीं कर रहे थे। बुद्धा के बाद भी, जैसे सोक्रेटिस के बाद, मोसेस के बाद, जीसस, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है, उनके बाद भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं वो बने, और सेक्ट्स डिफरेंट। लेकिन बुद्धा के जो रिलीजियस फॉलोअर्स हैं उन्होंने जिस चीज़ पर जो है वो क्या किया, ज़्यादा फोकस किया, ओके, वो ये है कि उनके गो के आपस में डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन्होंने उन डिफरेंसेस की बिना पर एक दूसरे पर आप कह सकते हो जो हम कहते हैं ना कि डिसबिलीवर होने के और डिविएटर होने के जो फतवे हैं वो यूजुअली बुद्धा के जो फॉलोअर्स हैं गो के उनमें सेक्ट्स हैं, लेकिन वो उन पर वो नहीं लगाते। ओके, तो यहाँ पर बुद्धा ने आप ये कह सकते हैं कि जो एनलाइटनमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया, ओके, वो यहाँ पर इन लाइंस में बहुत बेटर वे में क्लियर होता है कि इफ़ यू विल नॉट नाउ एंड एट ऑल टाइम्स वेदर, ओके। और एक बुद्धा की फिलोसफी की बात आपने ये माइंड में रखनी है कि बुद्धा ने यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट की जो हम इस लाइफ में जी रहे हैं उसकी बुद्धा ने बात की है। ओके, बुद्धा ने वो जो अनआंसरेबल मेटाफिजिकल क्लेम्स हैं या थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स है उसकी वो बात नहीं की कि कैसे, क्यों, आगे क्या है, ऐसी बात नहीं। बुद्धा ने प्रेजेंट इस दुनिया की बात की है कि हमने इस दुनिया में अपना कंडक्ट किस तरह से करना है। तो दैट इज़ वाई हम बुद्धा की उस वे को फिलॉसफी से हम कहते तो हैं, लेकिन बुद्धा ने अपने वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट किया है। बुद्धा ने कोई फिलॉसफी नहीं बनाई कि ये फिलॉसफी है और ये सारा कुछ है, बल्कि उसने वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट किया। बुद्धा की ये है कि आप बजाय इसके कि जो टीच करो वो टीचिंग सिर्फ टीचिंग ही हो, बल्कि आप उसको प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी पर उतार के आप दिखाओ। सो दैट इज अल्टीमेटली बुद्धा कॉल्स ऑन अस टू अडॉप्ट अ वे ऑफ लाइफ रादर देन अ फिलॉसफी। फिलॉसफी तो सब अडॉप्ट करके चल रहे होते हैं, लेकिन उनकी उसकी फिलॉसफी जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में नजर नहीं आती। ओके, तो इज द राइट, यू आर अ मुस्लिम, यू आर अ क्रिश्चियन, तो उसमें जो टीचिंग्स हैं उनकी बजाय इसके कि आप टीचिंग सिर्फ सिखाते रहो और अपने ऊपर अप्लाई ना करो। हम सारे ये कहते रहते हैं कि मिलावट अच्छी नहीं होती, लेकिन हम दबा के मिलावट जो है वो करते हैं। हम कहते हैं कि सच बोलना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन सच कोई भी नहीं बोलता है। हम कहते हैं कि करप्शन, बदनवानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम दबा के करते हैं। सो दिस इज बट हैविंग अ फिलॉसफी। फिलॉसफी है कि सच बोलना चाहिए, बट नोबडी अप्लाइज दैट फिलॉसफी ओवर हिज और हर लाइफ। तो अप्लाइंग दैट फिलॉसफी दैट इज नेसेसरी। ओके, तो इसी वजह से वो यहाँ पर जो ये एनालिटिकल थिंकिंग होती है कि हम डिफरेंट तरह की चीज़ें अपनी बना तो लेते हैं, वो ट्रूथ्स के बारे में चीज़ें जो बना तो लेते हैं, बट अल्टीमेटली वी डू नॉट फॉलो देम। So what Buddha says, if you will now and if you will now and at all times, whether walking, standing, sitting, lying, or only concentrate on eliminating analytical thinking, as long last you will inevitably discover the truth. Okay, उसको अपने जारी रखना है उसको. So relying on analytical thinking is like using yellow leaves of gold to stop the crying of a child. So you decided not real. So if you take it for something real, you are not one of our sect. Okay? So अगर वो उसको आप वो समझ लेंगे उस चीज को, तो you are not one of our sect. So ultimately आप उस enlightenment से और उससे वो क्या रहेंगे, दूर रहेंगे. So बुद्धा ने, तो द फंक्शन ऑफ अ सेज इज टू एंगेज अस. अब बुद्धा क्योंकि वो एक, उसको हम फिलोसोफर नहीं बल्कि सेज हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसका जो फंक्शन है, ही एंगेजेस अस टू चैलेंज अस टू आस्क द डीपेस्ट क्वेश्चन, हु एम आई, how am I to live? So it is Buddha, the sage, that we shall return as we take our leave of the compassionate one. Okay, so perhaps we can experience a pale reflection of a part of Buddha's transforming vision by considering one of the most famous and intriguing sermons called "On Questions Not Tending Towards Edification." Okay, another title might be, okay, what you don't need to know to live wisely and compassionately. So ये sermons हैं वो बेसिकली इन चीज़ों को हमें कि हमने लाइफ में वे ऑफ लिविंग को मीनिंगफुल जो है वो बनाना है, क्योंकि हमारे पास कभी भी एब्सोल्यूट आंसर्स नहीं होंगे। एब्सोल्यूट आंसर्स ना हो तो आप कोई काम ही नहीं करेंगे दुनिया में। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि अगर एब्सोल्यूट आंसर्स नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। और ये जो एक्सर्प्ट है वो एक बड़ा ज़बरदस्त है, जो हमें ये बताता है
कि जो आप अल्टीमेटली आंसर्स ढूंढने के चक्कर में जिंदगी को फ्रूटफुली ना बनाए। तो यहाँ पर बुद्धा क्या कहता है? बुद्धा कहता है, इट इज एज इफ मैन हैड बीन वुंडेड बाय एन एरो थिकली स्मीयर्ड विद पॉइजन, when his friends and companions, his relatives and kinfolks were to procure for him a physician or surgeon, and the sick man was to say, okay, वो कह रहे हैं कि यार तुम्हें जो है वो तीर लगा है, तुम शदीद जख्मी हो, तो हमें डॉक्टर बुलाना चाहिए, सर्जन बुलाना। वो क्या कहता है, I will not have this arrow taken out until I have learned the name of the man who wounded me, or whether the man who wounded me was tall or short, or of the middle height, whether the man who wounded me was black or dusky, or a yellow, or of a yellow skin, whether the man who wounded me was from this village or that village or town or city, that man would die without ever having learned this. Okay. तो ये तो उसको क्वेश्चन कौन था कि वो तो इसका इंतजार नहीं करेगा ना, उसे भाई इलाज की जरूरत है। बुद्धा कहता है कि ये जो मेटाफिजिकल कंसर्न्स हैं इनको साइड पे रख के अभी तो आपको इलाज चाहिए, ठीक है, और वो इलाज बुद्धा क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। सो इन एग्जैक्टली द सेम वे, anyone who should say, I will not lead the religious life until the blessed one shall explain to me that the world is eternal or that the world is not eternal, and that the saint either exists or does not exist after death, that person would die before it was ever explained to him। कि वो आए और मुझे बताए कि मैं कौन हूँ और क्यों हूँ, तो वो blessed one नहीं आएगा। So the religious life does not depend on the dogma. Accordingly, bear always in mind what it is that I have not explained. And what have I explained? Misery, have I explained? The origin of the misery, have I explained? The cessation misery, have I explained? And why have I explained this? Because this does problem. वो कहता है कि मैंने ये बता दिया ना कि मसला क्या है और उस मसले की जड़ क्या है। So this does profit has to do with the fundamentals of religion, tends to tranquility, knowledge, supreme wisdom and nirvana. Therefore I have explained it. तो वो explanation आपके पास है, तो फिर वो metaphysical questions जानने की जरूरत नहीं है। Okay, so that is what we have talked about these sages, और ये जो वेस्टर्न फिलोसफी से वो क्या है, वो डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पर इन सेजेस की जो टीचिंग्स हैं वो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर को, उसके कंडक्ट को, उसके माइंड को एनलाइटन वो कर सकती हैं, और वो ट्रूथ्स की तरफ वो जा सकता है, उनको वो फाइंड कर सकता है। दैट इज वाई यहाँ पे लास्ट पे हम इसके साथ कंक्लूड करेंगे। ओके, स्टेपिंग इनटू द बिग हॉल, हिज रेवरेंस सेड, the knowledge of many things cannot compare to giving up the search. The sage is one who puts himself outside the range of objectivity. There are no different kinds of mind, and there is no doctrine which can be taught. As there was no more to be said, everybody went away. So जो ट्रूथ है वो हमें बुद्धा की उसमें नजर आता है। So this is all about बुद्धा। ओके, ये बुद्धा का इंट्रोडक्शन, एक बहुत शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। आप बुद्धा की टीचिंग को फर्दर भी देख सकते हैं। आपको मैंने नॉवल भी सजेस्ट किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। आप मौलाना रूम की जो अप्रोच है उनको भी आप देख सकते हैं, और उसके साथ मौलाना रूम के साथ आप खलील जिब्रान की भी रीडिंग्स को आप राइटिंग्स को आप देख सकते हैं, उनको भी आप रीड आउट कर सकते हैं टू एनलाइटन फर्दर योर नॉलेज or yourself. Okay. So that's all for today. So the last request that is, subscribe the channel please, and but click the bell icon। जब न्यू वीडियो जैसे रिलेटेड बने किसी भी फिलोसफी, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, लैंग्वेज या लिटरेचर या फिलोसफी, तो आपको वो मिलती रहे। थैंक यू very much।